रणविजय पायल के नाजुक से शरीर को अपनी बाहों में भरे सो रहा था। आधी रात के करीब पायल की आंखें अचानक से खुली और उसने भावहीन नजरों से रणविजय की ओर देखा, जो सोते हुए भी बेहद गंभीर नजर आ रहा था। पायल ने अपना हाथ उठाया और उसमें पहनी एक गोल आकार की रिंग को देखा और अगले ही पल दूसरे हाथ से उस अंगूठी के ऊपरी हिस्से को खोल दिया और उसे रणविजय के नाक के करीब कर हल्की सी फूंक मारी, जिससे कुछ प्रदात उड़ा। कुछ मिनट के इंतजार के बाद पायल ने रणविजय को खुद से दूर किया तो रणविजय एक और लुढ़क गया। पायल अपनी जगह से उठी और रणविजय का वार्डरोब खोला। उसमें से उसने एक ड्रॉवर खोला जिसमें रणविजय की रॉयल गन रखी थी। गन को देख पायल की नजरें तीखी हो गई। उसने अपने लहंगे की डोर खोली और उसे खोलकर बेतरबी से एक और फेंक दिया। लहंगे के नीचे उसने एक काली जीन्स पहन रखी थी। वार्डरोब से रणविजय का एक काला शर्ट उठा पायल ने अपना ब्लाउज उतार फेंका और उसे पहन शर्ट को जीन्स के अंदर टक कर लिया और गन को अपनी जीन्स में खोस वो बुक सेल्फ के पास आई और उसमें रखी बीचों बीच एक मोटी सी बुक को निकाल लिया। इसी के साथ वो बुक सेल्फ 2 भागों में बट गई और अंदर तहखाने का रास्ता खुल गया। पायल ने एक नजर पलटकर बेहोशी की हालत में लेटे रणविजय की ओर देखा और उस तहखाने के अंदर चली गई। वो तहखाना मेंशन के सबसे खुफिया रास्ते में से एक था। पायल ने इन महीनों में मेंशन का कोना कोना पढ़ लिया था। रणविजय की गैर मौजूदगी का उसने भरपूर फायदा उठाया और किस्मत का खेल कहे या कुछ और, पायल की नजर यूं ही उस मोटी किताब पर पड़ी थी। जिसने पढ़ने की चाह में उसने उठाई तो इस बेसमेंट का राज जान उसका दिमाग घोड़े सा तेज दौड़ने लगा। पायल ने जाने से पहले एक सफेद कागज जरूर रणविजय के पास छोड़ दिया था। सुबह की पहली किरण के साथ रणविजय की नींद खुल गई और अचानक से बेमतलब के सर दर्द को महसूस कर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। फिर कुछ याद कर अपने पास बेड पर हाथ फिराया, लेकिन उस जगह को खाली पांव उठकर बैठ गया। रणविजय ने बाथरूम की ओर नजर मारी और उठकर 2 कदम आगे चला ही था कि पेपर वेट के नीचे फड़फड़ाते कागज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। रणविजय की भौहें सिकुड़ गई। उसने पेपर को उठाया और उसमें लिखे शब्दों को पढ़ उसकी आंखें पत्थर की तरह कठोर होने लगी। उसे देखकर नहीं बताया जा सकता उसके अंदर क्या चल रहा है। हुकुम साहब, आपको बिना बताए जा रहे हैं, शायद मजबूर भी आपने ही किया है। आज तक हमने सिर्फ खुद पर जंजीरें पाई है। आपने हमें बेशक उस कोठरी से आजाद कर दिया, लेकिन घूम फिरकर वापस एक सोने के पिंजरे में कैद कर दिया। हम जिंदगी भर किसी की कैद सहने के लिए नहीं बने हैं। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं हुकुम साहब, और कई मर्तबा कोशिश भी की थी कि आपको बतला कर ही जाए, लेकिन आपने हर बार साफ शब्दों में इनकार कर दिया। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। हमें नहीं पसंद कोई हम पर पाबंदी लगाए। हमारी जिंदगी के अहम लम्हे पहले ही बर्बाद किए जा चुके हैं। इसीलिए एक बार फिर आपकी शान और शौकत के तले हम अपनी आजादी को घुटते हुए नहीं देख सकते। आपके साथ रहकर हमें एक चीज तो मालूम चल चुकी है, आपको कोई मतलब नहीं हम क्या चाहते हैं और क्या नहीं। आपके लिए आपकी जिद मायने रखती है और हमें आप में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही किसी बंधन में बंधने को राजी है। हम जा रहे हैं यहां से हमेशा के लिए। करण भाई साहिब को इस बारे में कुछ मालूम नहीं है। आपसे गुजारिश है कि आप उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। जाते वक्त एक और गुजारिश करना चाहेंगे, हमें भूल जाइए और किसी और के साथ अपना घर बसा लीजिए। जानती हूं ये दुनिया गोल है और किसी ना किसी दिन आपसे जरूर टकरा जाएंगे, लेकिन उस वक्त हालात ऐसे होंगे कि आपके दिल में इस वक्त पनप रही मोहब्बत हमारे लिए नफरत में तब्दील हो जाएंगी। अलविदा पायल। रणविजय ने भरपूर नजर पेपर पर लिखे उन शब्दों पर डाल ली। उसने आंखें मूंद कर एक गहरी सांस भरी और आहिस्ता से पेपर समेटकर किसी खजाने की तरह सहेज कर रख लिया। उसने एक नजर खुले बुक सेल्फ पर घुमाई और गहरी सांस छोड़ खुद से बोला, आप गलत है लिटिल कैट। हमने कभी नहीं चाहा आपको कैद करे या आप पर किसी प्रकार की बंदिश थोपे। हम बस आपको खुद के करीब रखना चाहते थे, जिसे आपने हमारी जिद समझ ली। और रही बात किसी और का हो जाने की, तो भूल जाइए, आपके सिवा अब कोई इस रणविजय की जिंदगी में दस्तक देगा। आपको जो करना है करिए, हम हमेशा आपके पीछे साए की तरह खड़े रहेंगे।
जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी, हम कभी आपके सामने नहीं आएंगे, लेकिन अब जिंदगी भर आपकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। पायल निकल चुकी थी अपने नए सफर पर, जहां ना कोई आगे था ना कोई पीछे। एक मकसद के साथ उसने आसामन में किसी गिद्ध की तरह उड़ान भर ली थी, और उस गिद्ध के सामने कई शिकार थे जिसका उसे शिकार करना था, और यही एकमात्र उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। मेंशन से निकल पायल की नजर अंधेरे पर खड़ी एक काली गाड़ी पर पड़ी। उसकी ड्राइविंग सीट पर एक औरत बैठी थी, जो कोई और नहीं वही थी जो अभिषेक ने पायल के लिए रखी थी। उस औरत को देख पायल का दिल कोमलता से भर गया। खुशी के आंसुओं का सैलाब उस औरत की आंखों में भी था। दोनों एक दूसरे के गले लग गई, और बिना कुछ बोले ही दोनों के बीच बहुत सी बातें हो गई। कर्ण चेहरे पर चिंता के भाव लिए रणविजय की ओर देख रहा था, जो अपने ऑफिस के ग्लास डोर के पास एक हाथ में सिगार लिए खड़ा था। हुकूम सा, आपने उसे जाने क्यों दिया? आप जानते हैं ना, इस वक्त वो कितने दुश्मनों से घिरी है। उन्हें हमारी फिक्र कैद लग रही थी, इसीलिए चली गई वो यहां से। और फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो बेवकूफ और कमजोर नहीं है जो हालातों का ना समझे। इन कुछ महीनों में उन्होंने खुद को बाहरी दुनियाओं में ढलने के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था। अब उनके वापस लौटने का इंतजार करो। करण रणविजय पर आंख मूंद कर विश्वास करता था, लेकिन दिल के एक कोने में बहन के लिए भरी फिक्र जायज थी, जिसका फिलहाल कोई तोड़ नहीं था। वही दूसरी ओर अभिषेक इन बातों से पूरी तरह बेखबर था, और रणविजय को हारने की नई नई योजनाएं बना रहा था। ताकत के मामले में वो रणविजय की जूती के नोक के बराबर भी नहीं था, लेकिन षड्यंत्र और धोखेबाजी में उससे बड़ा नीच दूसरा कोई नहीं था। और फिलहाल उसके षड्यंत्र की नोक पर मासूम खुशी की बलि चढ़ती दिखाई दे रही थी। सब बातों से अनजान खुशी अपनी जिंदगी में खुश थी। उसे शाही तौर तरीकों और लंबी चौड़ी गार्ड्स की फौज से अजीब सी चिढ़ महसूस होती थी। कोलाज के दोस्तों के साथ बाजार घूमना फिरना, मौज मस्ती करना उसके शौक में से एक था। हमेशा की तरह शाही तौर तरीकों से कोसों दूर रहने वाली खुशी अब हर वक्त खतरे से गिरी रहने लगी थी, जिसका अंदाजा भी उसे दूर दूर तक नहीं था। पायल को गए हुए धीरे धीरे 6 महीने गुजर गए। रणविजय की जिंदगी पहले की तरह रशहीन हो चुकी थी, लेकिन अब यह जिंदगी रणविजय को वो सुकून नहीं दे पा रही थी जो पहले दिया करती थी। ज्यादा कुछ नहीं बदला था, बस पायलों की झनकार और महीन सी मोहनी खुशबू घर से नदारत हो चुकी थी। एक हसीन चेहरे को सुबह शाम देखने की आदत रणविजय से छूट नहीं पा रही थी। कुछ वक्त के लिए नसीब हुई कोमल बाहों का सुकून अब पायल के जाने के बाद अजीब सी तड़प और बेचैनी में बदल चुका था। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, रणविजय की सहन शक्ति अब किनारे पर आने लगी थी। जाने अनजाने ही सही, पायल के साथ बीते ये कुछ महीने अब रणविजय के लिए हसीन पलों की यादें बनकर रह चुके थे। जहन में बार बार पायल का अक्स रह रहकर कौंध रहा था। उसके सुनहरे गहरे बाल, कजरारी हिरनी सी आंखें, जब गुस्से में होती तो अजब सा ही कहर ढाती। पायल की पतली सी पाजेब को निहारते रणविजय के होठों पर बिना उसे खबर किए मुस्कान ने जगह बना ली। उसी वक्त रणविजय का फोन घनघना उठा। कॉलर आईडी पर शो हो रहे नाम को देख रणविजय ने ठंडी आह भरी और फोन उठा लिया। घनी खमा, दादा साहेब, इतनी रात को फोन करने की कोई खास वजह? हम जुम्मम, वजह तो काफी खास है। कल हमने घर में पार्टी रखी है, कुछ खास मेहमानों को बुलाया गया है। हम चाहते हैं आप भी उसमें शामिल हो। हमेशा की तरह उनके कहने में हुक्म भरा था। जी ठीक है, हम कल आने की कोशिश करेंगे। फोन कट होने के बाद रणविजय ने बिस्तर की ओर रुख मोड़ लिया और कुछ देर बाद गहरी नींद की आगोश में कैद हो गया। राजस्थान, जयपुर। राठौड़ मेंशन आज तारे की तरह जगमगा रहा था। एक बड़ा जश्न दादा साहेब ने कुछ खास मकसद से आयोजित किया था, जिसका खुलासा जल्द ही होने वाला था। बसे बड़े बिजनेसमैन, मंत्री, कुछ खास रिश्तेदारों का जमावड़ा इस वक्त पार्टी हॉल में मौजूद था। रणविजय बिजनेसमैन के साथ गिरा था। वही उसके चाचा और चाची की नजर उस पर काफी देर से टिकी थी। जब से वो मुंबई से आया था, उनकी नजरों में रणविजय कांटे सा खटकने लगा था। इसका कारण भी उनके पास ही जब्त था। दादा साहेब ने अपने खास सेवक से कुछ कहा
और फिर मुस्कुराते हुए अपना रुख अपने सबसे महत्वपूर्ण मेहमान की ओर कर लिया, जो था शेखावत परिवार और उनकी सबसे होशियार और सर्वगुण संपन्न बेटी मेथिली शेखावत, जिसे दादा साहेब ने रणविजय के लिए पसंद की थी। दोनों परिवारों के बीच पहले ही सलाह मशवरा हो चुका था। शेखावत खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और दादा साहेब के लिए रणविजय की हाँ और न कभी मायने ही नहीं रखती थी। इन सब बातों से अनजान रणविजय वहीं मौजूद जश्न में मशगूल था। कुछ देर बाद दादा साहेब के असिस्टेंट ने माइक थामा और बोलना शुरू किया। अटेंशन प्लीज। सबका रुख उस ओर हो गया। आज इस खास जश्न का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण कारण है राठौड़ और शेखावत परिवार का रिश्ता मजबूत होना। आप सब जानते हैं दोनों परिवारों में आज तक कितने घनिष्ठ संबंध रहे हैं और इसी के चलते बड़े हुकुम शेखावत परिवार के साथ बिजनेस के साथ साथ समधी का रिश्ता भी बनाने चाहते हैं। यानी कि आज से 1 महीने बाद छोटे हुकुम रणविजय और राजकुमारी मेथिली की सगाई है। खूसूर पुसूर के साथ तालियों की घड़घड़ाहट गूंज उठी। मेथिली ने शर्मीली मुस्कान के साथ रणविजय की ओर देखा, जो कठोर भावों से दादा साहिब की ओर देख रहा था। करण, रघु दोनों रणविजय की तरह ही हैरान थे। वही खुशी और गीता जी के लिए भी यह एक बहुत बड़ा झटका था। दोनों ही जानती थी दादा साहिब का कहा रणविजय के लिए पत्थर की लकीर के बराबर था। वो हरगिज नहीं चाहती थी कि रणविजय की शादी किसी और से हो। पायल के जाने का सून उन्हें दुख तो हुआ, लेकिन रणविजय ने विश्वास दिलाया था कि उनके घर की बड़ी हुई पायल ही बनेगी। जश्न के बाद राजवीर जी और रोहित के साथ रणविजय स्टडी रूम में बैठा था। दादा साहेब की मुझे आज हद से ज्यादा चौड़ी हो उठी थी। तभी रणविजय ने अपने हाथ में थामा ग्लास टेबल पर रखा और अपनी चिर परिचित कठोर आवाज में बोला, हम इस रिश्ते के खिलाफ है दादा साहेब। मूंछों को ताव देते राजवीर जी के हाथ रुक गए और उन्होंने सख्त नजरों से रणविजय की ओर देखा और बोले, हमने आपसे पूछा नहीं है, बल्कि हुक्म दिया है। आपकी शादी मैथिली से ही होगी। रणविजय की मुट्ठियां कस गई। ये पहली बार था जब रणविजय ने बगावत की थी। आप शायद भूल रहे हैं दादा साहेब, हमारी शादी आज से 20 साल पहले आपने राजावत खानदान की बेटी पायल से करवा दी थी। रणविजय, राजवीर जी चीख पड़े। उनका हाथ व्हील चेयर पर कस गया। हिम्मत कैसे हुई आपके उस खानदान का जिक्र करने की? उस खानदान का बहुत पहले ही वजूद मिट चुका है और वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती। कोई रिश्ता नहीं है आपका उससे। खबरदार, जो अब उस खानदान का जिक्र दोबारा किया तो। रणविजय शांति से अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आज हम आपके खिलाफ बोल रहे हैं, उसके लिए माफी चाहेंगे, लेकिन इस घर की बहू पायल रजावत ही बनेगी। आज तक माँ ने हमसे कुछ नहीं मांगा। पहली बार उन्होंने हमसे सिर्फ एक चीज को गुजारिश की है कि पायल इस खानदान का हिस्सा बने। तुम्हारी माँ का दिमाग खराब हो चुका है। वो लड़की एक वेश्या है और एक वेश्या हमारे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। राजवीर जी गुस्से से इतने बौखलाए हुए थे कि उन्होंने मरेंग पालिए इतना घटिया सून रणविजय का खून उठा। बीच में रखी भान पर एक किक बिखर कर रहे। जुबान संभालिए दादा साहेब, आप जिसके बारे में बोल रहे हैं वो पत्नी है हमारी और इस घर की इज्जत, उसके लिए हमें एक भी गलत लफ्ज बर्दाश्त नहीं। रणविजय का गुस्सा देख एक पल को हर कोई कांप कर रह गया। दादा साहेब को इस वक्त रणविजय में अपने बड़े बेटे की छवि दिखाई दे रही थी। वही बगावत, वही गुस्सा जो वो नहीं चाहते थे। तो आप उस कल की आई लड़की के लिए हमसे बगावत करेंगे? आपकी हिम्मत कैसे हुई आखिर? इतने सालों में आपने कभी हमारे सामने ऊंची आवाज में बात तक करने की जरूरत नहीं की और उस लड़की के लिए आप अपनी मर्यादा भूल गए। हम आपके खिलाफ नहीं खड़े होना चाहते दादा साहेब, लेकिन आपकी दुश्मनी गैर जरूर है। उस रात के हादसे में अगर आपने अपना बेटा खोया था तो पायल ने तो अपना पूरा खानदान खोया था। मैं आपसे शांति से बात करना चाहता हूँ। आज तक आपके हर फैसले पर सर झुकाकर हर बात मानता हुआ आया हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद का फैसला खुद करना चाहता हूँ। उस लड़की से हम मोहब्बत करते हैं और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। आप शेखावत को जितनी जल्दी हो सके ना दे दीजिए। अपनी बात पूरी कर रणविजय सीने में गुस्सा जब्त किए वहां से चला गया। राजवीर जी दांत पीस कर रह गए। उन्होंने अपने बेटे रोहित की ओर देखा
जो कब से दोनों दादा पोते के बीच की जंग को शांति से देख रहा था। आखिर उस लड़की का जिक्र इतने सालों बाद कैसे हुआ? उस अभिषेक की कैद से कैसे रिहा हुई वो लड़की? पिछले कुछ महीनों से अभिषेक से हमारी कोई बात नहीं हो पाई है बाबा साहेब, लेकिन रणविजय पायल को उसकी कैद से छुड़वा कर ले आया है। शायद वो लड़की इस वक्त रणविजय के मुंबई वाले मेंशन में है। राजवीर जी की आंखों में खून उतर आया। इस वक्त गुस्से से उनके कंधे कांप रहे थे। उस अभिषेक को भूल जाओ, हमें अब उस लड़की की लाश चाहिए। वो लड़की उस रात के सारे राज जरूर जानती है। अगर उसने अपना मुंह खोला तो रणविजय पर से हमारा काबू पूरी तरह छूट जाएगा। दोनों बाप बेटे न जाने किस राज को खुद के अंदर दफन किए बैठे थे, लेकिन जो भी था, अगर वो बाहर आया तो उनकी खैर नहीं थी। रणविजय का अब यहाँ एक और पल ठहरना तू सवार हो चुका था। न जाने क्यों उसका इस मेंशन में शुरू से ही जी नहीं लगता था। अजीब सी घुटन महसूस होती थी। रणविजय अपनी गाड़ी ले अकेला ही मेंशन से दूर निकल गया। वो कुछ पल के लिए एकांत चाहता। अकेलापन शुरू से ही उसका साथी था, जहां वो सुकून ही सुकून महसूस करता था। रणविजय ने अपनी गाड़ी झील के किनारे रोक दी। काली रात और जगमगाते आसमान में वहां का नजारा बेहद खूबसूरत था। रणविजय अपनी सिगार सुलगा गाड़ी के बॉनेट से टेक लगाए खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पायल की पाजेब को निकाल लिया। आखिर हम खुद में इतना बदलाव क्यों महसूस कर रहे हैं? क्या ये सब आपकी देन है? आज पहली बार हमने दादा साहब से कुछ मांगा, लेकिन वो भी हमें नहीं दे सके। सीना जल रहा है हमारा इस वक्त। आखिर आप इस वक्त हमारे पास क्यों नहीं है? हम आपको गले लगाना चाहते हैं। मन कर है आपके साथ कहीं दूर भाग जाए। रणविजय मन ही मन खुद से बातें कर रहा था। न जाने पायल में ऐसा क्या आकृष्ण ढूंढा था उसने कि उससे इस कदर लगाव हो बैठा कि उससे बुरी बुरी तरह से उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि पायल के चले जाने पर उसका क्या हाल हो जाएगा। वही मेंशन में खशी को आज ना जाने क्यों बहुत खुशी महसूस हो रही थी। इस खुशी का राज इस वक्त उसे मालूम नहीं था, बस महसूस कर रही थी। अपने कमरे से निकल वो अपनी फेवरेट नॉवेल लिए छत पर चली गई और वहीं झूले पर बैठी किताब खोलकर बैठ गई। लेकिन एक परछाई उसका पीछा करती हुई उसके पीछे पीछे आ गई थी और अंधेरे कोने का सहारा लिए वो एक टक नजर भरकर खुशी को देखने लगा। खुशी को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। उसने इधर उधर नजर घुमाई तो अंधेरे में खड़े शख्स की दिल की धड़कनें अचानक से बेहद तेज हो गई। उसने खुद को और ज्यादा समेट लिया, जिससे खुशी की नजर उस पर ना पड़ सके। वो बस दूर से ही उसे देखने को राजी था। खुशी ने भी फिर फहम समझ किताब में नजरें गड़ा ली और पढ़ते पढ़ते उसकी आंख लग गई और वो वहीं झूले पर ही सो गई। खुशी को सोता पा वो शख्स धीरे से अंधेरे की ओट से बाहर निकल आया। वो कोई और नहीं करण था। धीमे कदमों से वो खुशी के थोड़े करीब नीचे जमीन पर बैठ गया और उसे अपलक निगाहों से निहारने लगा। फिर थोड़ी सी गुस्ताखी कर खुशी के चेहरे पर झुलती पतली सी लट को आराम से कान के पीछे टिका दिया। उसके वक्त खुशी ने पलकें खोल दी, जिस पर करण हड़बड़ाकर पीछे हाथों के बल गिर पड़ा। खुशी उसके चेहरे पर उड़ी हवाइयां देख खिलखिला पड़ी। करण हैरानी से उसे देखने लगा। उसका दिल इस वक्त शताब्दी से भी आगे भागे जा रहा था। मन ही मन घबरा रहा था कि अब वो खुशी को क्या एक्सप्लेन करेगा। खुशी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया, जिस पर करण ने झिझकते हुए थाम लिया और उठकर खड़ा हो गया। तो महाशय, वो आप है जो हमें चोरी चुपके निहारा करते हैं। आपको क्या लगता है हमें कुछ मालूम नहीं चलेगा? वो करण को इस वक्त शब्द नहीं मिल रहे थे कि वो क्या कहे। खुशी उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर देख रही थी। करण ने सर झुका लिया और बोला, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। हमने कब कहा कि हमने आपको गलत समझा? किसी को पसंद करना और दिल के राज दिल में ही दफन करे, एक टक किसी को निहारना गलत थोड़ी ना है हम। करण आंखें फाड़े उसे देखने लगा। खुशी उसके थोड़ा करीब हुई तो करण के पैरों में जैसे जान खत्म हो गई। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। आप हमें पसंद करते हो? करण ने हाँ में सर हिलाया, फिर जोर से ना में। वो क्या कर रहा था इस वक्त उसे खुद नहीं पता था। खुशी इस वक्त उस पर एक के बाद एक बॉम्ब फोड़े जा रही थी। करण की हालत देख खुशी को इस वक्त बहुत हंसी आ रही थी
वो जान चुकी थी कि करण के दिल का हाल क्या है, लेकिन वो उसके मुंह से सुनना चाहती थी। खुशी ने अपनी किताब उठाई और बोली, आपका तो पता नहीं, लेकिन आपकी इन काली काली आंखों ने हमारी रातों की नींद जरूर हराम कर रखी है। जाने से पहले अपनी दिल की बात जरूर बताएगा, हम इंतजार करेंगे। खुशी एक प्यारी सी मुस्कान दे नीचे चली गई। करण उसे जाते देखता रहा। उसके जाने के बाद उसने बालों में हाथ घुमाया और धम से झूले पर गिर पड़ा। रुकी हुई सांसें अब जाकर लय में वापस चलने लगी। करण ने हाथ की मुट्ठी बनाई और जमीन पर पिटते हुए एक्साइटमेंट के मारे बोला, यस यस।